हेलो स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम प्रैक्टिस की इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th फिजिक्स सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले 2 सेशंस हो चुके हैं। इस चैप्टर में चैप्टर ग्रेविटेशन कर रहे हैं हम, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके हम इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द रिलेशन f इक्वल टू जी mm अपॉन डी स्क्वायर द क्वांटिटी कैपिटल G। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है, वेयर f इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल G इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m is mass of the planet and small m is the mass of any object which is placed at d distance from the planet, small m that's the mass of the object। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं हम। कैपिटल जी क्या है क्वांटिटी? ए ऑप्शन गिवन है डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कैपिटल जी जो है वो प्लेस पे डिपेंड नहीं करती है, दैट्स द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द अर्थ इज़ वन ऑफ द टू मासेस। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो फार्मूला है फोर्स का, दिस इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, राइट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक मास अर्थ ही हो, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है इज़ ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट की बात ही नहीं होगी कोई। डी इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ नेचर, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट, राइट। तो क्वेश्चन 6 में ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, दैट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, ए ऑप्शन है द अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, बी ऑप्शन इज द अर्थ एंड सन ओनली, सी ऑप्शन एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, डी ऑप्शन टू चार्ज्ड बॉडीज ओनली। तो इसमें तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। चूँकि एप्लीकेबल है अर्थ और किसी पॉइंट मास के लिए, बट ओनली इसी के लिए एप्लीकेबल है, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन भी अर्थ और सन ओनली, ये भी गलत हो गया। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी भी 2 मास के लिए ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल होता है, वो कहीं भी प्लेस्ड हो यूनिवर्स में, किसी भी प्लेस पे। तो 7th क्वेश्चन के लिए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी कैपिटल जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये ऑप्शंस हैं, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ ओनली, बी ऑप्शन डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ ओनली, सी ऑप्शन डिपेंड्स ऑन द बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड डी ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल, कैपिटल जी की वैल्यू एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, राइट, और ये मासेज और रेडियस किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, राइट। सो डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 2 particles are placed at some distance. If the mass of each of the 2 particles is doubled, keeping the distance between them unchanged, the value of the gravitational force between them will be. So here there are 2 masses given, right? So initially we can write the force formula for these 2 masses. Let us try to solve this. This is question number, yes, question number 9.
So suppose there are two masses m1 and m2 placed at a distance of d, right? So here we can write the formula, the force acting between these two masses, capital G m1 m2 upon d square, right? Now what is asked in question कि अगर कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज्ड, और क्या किया गया है, मास ऑफ ईच ऑफ टू पार्टिकल्स इज डबल्ड, डिस्टेंस को सेम रखा गया है सेकंड केस में, बस मास की वैल्यू को चेंज कर दिया गया है, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। डबल कर देने का मतलब इसे 2m1 कर दिया गया, इसे 2m2, और डिस्टेंस सेम है, तो इसके लिए फार्मूला लिख सकते हैं। मान लीजिए जो न्यू फोर्स है दैट इज़ एफ डैश, तो इसके लिए फार्मूला लिखा जी, और मास है 2m1 मल्टीप्लाइड बाई 2m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो न्यू वैल्यू आ गई 4g m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है 4, और ये f की वैल्यू लिखी हुई है, राइट? तो f डैश इक्वल टू आ गया 4 टाइम्स जो ओरिजिनल फोर्स पहले एक्ट कर रहा था। दैट मीन्स व्हेन वी डबल ईच ऑफ द मासेस देन द न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिटवीन देम विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो न्यू फोर्स एक्ट करेगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई, ए ऑप्शन है ग्रेविटी, बी ऑप्शन है विंड, सी ऑप्शन क्लाउड्स, डी ऑप्शन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, राइट, एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ, अर्थ पे क्यों एटमॉस्फेयर है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, विंड की वजह से, क्लाउड्स की वजह से, या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? तो बी और सी ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत हैं। विंड की वजह से बिल्कुल ऐसा नहीं है, राइट? क्लाउड्स की वजह से भी नहीं है, अर्थ एटमॉस्फेयर है इसीलिए हमें क्लाउड्स वगैरह दिखते हैं, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट होता है, राइट, वो मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर के होने ना होने से कोई मतलब नहीं है इसका, राइट? जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से है, राइट? तो एक ही ऑप्शन बचता है ए ग्रेविटी, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि ग्रेविटी की वजह से जो है अर्थ एटमॉस्फेयर है। तो इस तरीके से हम 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? तो अब ये सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं बाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।